Hello everyone, how are you? Good morning to all of you. I hope all you are okay. Today I am making a video on the temptation in board exams. I am teaching social science as you know, and this video is for 10th class students. सो बेटा आपको सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम फोबिया है उसको रिमूव करना है, दूर रहना है उससे। यदि आपने प्रैक्टिस की है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस डर को आप दूर भगाएं सबसे पहले। अब बोर्ड में अटेम्प्ट कैसे करें? देखिए बेटा, बोर्ड में 4 कोड आते हैं, ABCD क्वेश्चन पेपर्स के 4 कोड आते हैं और सभी क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। 10 पॉइंट्स होते हैं उसके, जो कि 1 बाय 1 लिखे हुए होते हैं। आप उनको रीड भी करते हैं, लेकिन उनको केयरफुली रीड करना है। कितने मार्क्स के, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। कोई आपसे छूट ना जाए, केयरफुली आपको रीड करने इंस्ट्रक्शंस भी एंड क्वेश्चंस भी। यू नो दैट 15 मिनट्स आर ओनली फॉर रीडिंग, ठीक है, एंड रीड केयरफुली ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। कई बच्चों का सुनते हैं एग्ज़ाम के बाद, यूँ कहेंगे मैम ये तो रीड नहीं किया था मैंने, ध्यान नहीं रहा, पेज पलट कर नहीं देखा मैंने। तो आप सबसे पहले लास्ट तक सबसे अच्छे तरीके से उसकी रीडिंग करेंगे। जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं, दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यू कैन से MCQs, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको इनमें क्या करना है, जो भी आपका आंसर है, मान लीजिए C ऑप्शन आपका आंसर है, उसके साथ आपको उसका आंसर क्या है, सपोज कीजिए रोलेट एक्ट उसका आंसर है, तो आपको C भी लिखना है एंड उसका आंसर भी साथ लिखना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के पास 4 कोड होते हैं, तो हालांकि वो की उसको लर्न हो जाती है, लेकिन फिर भी जो बच्चा ऑप्शन और उसका जो पॉइंट है आंसर वो साथ लिखता है, तो उसका इजी हो जाता है चेक करना। जितना आप एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर लिखेंगे उतना आपको अच्छी परसेंटेज मिलेगी, ठीक है। उसके काम को आसान बनाना है आपको। वो आप ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग लिखेंगे, सीरीज से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कई बार क्या करते हैं बच्चे, पहले 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ लिख दिए, फिर लेंथी क्वेश्चन लिख दिए, फिर उसके बाद फिर से ऑब्जेक्टिव में आ गए। ऐसे नहीं करना है। आप फर्स्ट 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो फर्स्ट 20 आप एक साथ ही कर दें, जिससे इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। ऐसा कोई फास्ट हार्ड रूल नहीं है कि वो एक ही जगह करने हैं, बट इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, इसलिए आपको वो एक जगह करने हैं। फिर आपके आते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन, जो कि हैं आपके 21 से 24 तक, ठीक है। ये मेरे पास एग्ज़ाम आइडिया है। आपके पास भी कोई ना कोई बुक होगी, या नहीं है तो आप लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स देख सकते हैं, या टीचर भी करवाते होंगे सॉल्यूशंस क्लासरूम में। तो मालूम तो सबको है, बट अटेम्प्टेशन के कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। 21 से 24 तक 2 मार्क्स क्वेश्चन है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसी हिसाब से उसको अटेम्प्ट करना है। आपको बिना पॉइंट के कोई भी आंसर नहीं लिखना है, भले वो 2 मार्क्स का है, 3 का है, 5 का है, जितना भी है, उसमें हर क्वेश्चन में आप पॉइंट बना करके लिखेंगे। सोशल साइंस में जो भी आपको नेम या डेट या कोई वर्ड ऐसा आपको लग रहा है कि उसके बिना आंसर कंप्लीट नहीं होगा, यू हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड, ठीक है। पॉइंट बनाएंगे, अंडरलाइन करेंगे एंड लीव 1 लाइन ब्लैंक आफ्टर ईच पॉइंट, ठीक है। हर एक पॉइंट के बाद आपको 1 लाइन ब्लैंक छोड़नी है। क्यों? इससे भी एग्जामिनर का काम इजी हो जाएगा। आप तो एग्जामिनर फ्रेंडली पहले से ही लिख रहे हो। दूसरा क्या है, आपको कोई ऐसा वर्ड बाद में याद आ गया, रिमाइंड हो गया आपको, उस टाइम जब आप लिख रहे थे तब आपको नहीं ध्यान में आ रहा था, तो आपके पास स्पेस है तो आप बाद में उसे लिख सकते हैं। यदि आपके पास स्पेस नहीं होगा तो क्या करेंगे आप उसको कंजस्टेड करेंगे, जिससे क्या होगा, इंप्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है यदि आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो। फिर आपके आते हैं 25 to 29 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हैं 3 मार्क्स के। अब वही सेम इसमें भी कि पॉइंट बनाएंगे, 1 लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे और हेडिंग ज़रूर उठाएं क्वेश्चन से। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे वाई डू वी नीड टू शेयर पावर, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन है तो हम सीधा लिख देते बिकॉज और नंबर 1 2। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी नीड टू शेयर पावर, उसके बाद पॉइंट्स आपके स्टार्ट होने चाहिए, तब एग्जामिनर के लिए इजी हो जाएगा। उसे बार बार क्वेश्चन पेपर देखना नहीं पड़ेगा, उसके आपके हेडिंग से पता चल जाएगा उन्हें कि कौन सा आंसर है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है साथ में आपको, कि जो आप आंसर नंबर लिखते हैं,
ठीक है। आंसर नंबर जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन है वो तो ठीक है, आप जो स्केल से लाइन मार्क करते हैं उसके लेफ्ट में आप लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो क्वेश्चन है 21 से और आगे के, इनके आप लाइन के बीच में लिखें आंसर। जैसे आप ये टॉपर्स जो बच्चे होते हैं उनकी कुछ स्क्रीनशॉट्स दी हुई होती हैं आपके एग्जाम आइडिया में, या आपके टीचर आपको दिखाते होंगे कि बेटा इस तरीके से लिखना है, तो वो आंसर नंबर लाइन के बीच में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि एसएस में मैप आता है, मैप आपको थ्रेड के साथ अटैच करना होता है, जिससे एक कॉर्नर बिल्कुल इंगेज हो जाता है। और जब वो उसको बार बार ऐसे करके देखते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, मैप वो है वो फट जाता है, कहीं गिर जाता है, गिरेगा तो नहीं बट फिर भी चांसेस हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप आंसर नंबर लाइन के बीच में लिख दें। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 30 to 33। 5 मार्क्स क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन फिर भी 1% चल जाते हैं जैसा आप लिख रहे हो। लेकिन यदि किसी बच्चे ने 100 मार्क्स गेन किए हैं या अबाव 95% गेन किए हैं, तो उनके ये क्वेश्चंस बड़े ध्यान से रीड किए जाते हैं। वो सीट जिसने 95% से अबाव गेन किए हैं वो सभी एग्जामिनर्स के पास जाएगी फिर, और वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ मार्क्स रिड्यूस करने हैं। जब वो इतने लोग 8-10 लोग जनरली होते ही हैं टीम में, तो क्या होता है कि कोई ना कोई कह देगा कि यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो आपको बड़ा केयरफुली आंसर लर्न कर करके लिख करके इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनमें भी पॉइंट्स बनेंगे, अंडरलाइन होंगे, और आप टॉपर्स बच्चों के जो स्क्रीनशॉट हैं वो ज़रूर देखें। नेक्स्ट आपका क्या है, केस स्टडी आती है आपकी 4, जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं बट मार्क्स उसमें 4 कंसिस्ट होते हैं। इसमें कई बार क्या होता है, जो आपके पास पैराग्राफ है, कॉम्प्रिहेंशन जो भी है, उसमें से आंसर नहीं आएगा। जनरली होता है एक क्वेश्चन वो बाहर से दे देते हैं, वो वही बच्चा कर पाता है जिसने बुक रीड कर रखी है। इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग तो आप छोड़े ना, आप बड़ा केयरफुली रीड कर ले उसको। ब्लूप्रिंट भी आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं भी भेज दूंगी स्क्रीनशॉट उसका, कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बड़े केयरफुली करने हैं। अब बात आती है मैप की। मैप आपका एक इंडिया का मैप दिया जाएगा, पॉलिटिकल मैप, जिसमें बाउंड्रीज दी होती हैं। उसमें से 2 मार्क्स का तो हिस्ट्री में पूछते हैं और 3 मार्क्स का आपका जियोग्राफी में पूछते हैं। हिस्ट्री वाला जो मैप होता है उसमें मार्क करके पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे चौरी चौरा इंसिडेंट पूछ रहे, तो वहाँ पे आपको एरो लगा हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ उसका नेम देना है, नेम बताना है। मान लीजिए आपका कांग्रेस सेशन पूछ रहे सितंबर 1920 का, ठीक है, तो आपको कैलकाटा के पास मार्क मिलेगा, आपको सिर्फ नेम लिखना है, ठीक है। जबकि जियोग्राफी क्वेश्चंस में आपको वो प्लेस, वो जगह जो भी आपसे पूछा है, मान लीजिए आपसे डैम पूछ लिया, भाखड़ा नंगल डैम है ना, तो आपको पर्टिकुलर फिल करके दिखाना पड़ेगा, और एक बार दोबारा से उसको चेक करेंगे जो आपने अटेम्प्ट किया है। हो सकता है कोई लाइन, कोई वर्ड आपको रिमाइंड हो गया हो, जिससे आपका आंसर बड़ा इफेक्टिव बन सकता है। जो भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन या एसर्शन रीजन है या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, उनकी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपके मार्क्स आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जितने आपके डाउट्स हैं वो आप पहले ही सोल्व करवा लें, करके रख लें, टीचर की हेल्प लें, या आप यदि फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसकी हेल्प लें। जैसे भी हैं, जितनी मेहनत करनी है वो पहले कर लें, ठीक है। एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले आप बुक्स को दूर रख दें, मेडिटेशन करें, पानी की बोतल साथ लेकर के जाएं, और कूल माइंड होकर के, पीसफुल माइंड के साथ आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें। ईच क्वेश्चन, कई बार क्या होता है कि पूछा कुछ है, ठीक है, बच्चे ने रीड कर लिया, उसमें कहीं नोट लगा हुआ था, ठीक है, विच इज़ नोट इज़ द फीचर ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। तो क्या है, वो नोट नहीं रीड किया, ऑल ऑफ अबाव कर रहा है आप, तो क्या हो जाएगा, बिना केयरफुली रीड किए आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और मैं स्क्रीनशॉट टॉपर्स के जो भी होते हैं 1-2 डाल दूँगी, और ब्लूप्रिंट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बाय, हैव ए नाइस डे।